बजट एक ऐसी व्यवस्था है जिसे लेकर समाज के हर वर्ग में उत्सुकता बनी रहती है। यह देश की सबसे अहम और बड़ी आर्थिक परिघटना मानी जाती है, क्योंकि बजट का मतलब है सालाना खर्च और आमद का पूरा ब्यौरा। हमें बजट ही ये बताता है कि इस साल आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ने वाला है या फिर आपको मिल सकती है कितनी राहत। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इस बार कैसा होगा छत्तीसगढ़ के लोगों का ड्रीम बजट। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अपनी खास पेशकश में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बजट 2013-14 की। तो बजट पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं पिछले साल के छत्तीसगढ़ के बजट पर। 37,573 करोड़ का बजट पिछले साल हुआ पेश। पिछले बजट से 15% ज्यादा बजट। 4,623 करोड़ के सकल वित्तीय घाटे का अनुमान। 6,244 करोड़ का कृषि बजट किया गया पेश। कुल बजट का 17% रहा कृषि बजट। सामाजिक क्षेत्र पर बजट का फोकस रहा। सामाजिक क्षेत्र के लिए सर्वाधिक 15,187 करोड़ रुपए का प्रावधान रहा। आर्थिक क्षेत्र के लिए दिए गए 14,226 करोड़। इसके अलावा सड़क, पुल और भवन निर्माणों के लिए 3,186 करोड़ का फंड। सिंचाई परियोजना के लिए दिए गए 2,315 करोड़। तो यह पिछले साल का बजट था और हर साल की तरह इस बार भी बजट पेश होने से पहले सूबे की जनता बजट से खासी उम्मीदें लगाए हुए है। लोगों को अब बस इंतजार है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, जो खुद वित्त मंत्री की भी भूमिका निभा रहे हैं, खुद वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, उनका पिटारा कब खुलता है, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि इस साल के बजट में उनके लिए क्या खास होगा। पेश है एक रिपोर्ट। आपको करों में कितनी राहत मिलेगी या आपका घर चलाना कितना आसान हो पाएगा? कौन सी जरूरत की चीजें महंगी होंगी और कौन सी चीजें सस्ती होंगी? ये बातें आम आदमी की इच्छाओं से जुड़ी होती हैं, जिसे पूरा होने की हर साल उम्मीद जगाता है बजट, जो सीधे तौर पर हमारी जेब से जुड़ा होता है। हर साल पेश होने वाले आम बजट से लोगों को मिलता है सालाना खर्च का ब्यौरा। छत्तीसगढ़ की जनता को भी शनिवार को पेश होने वाले सूबे के बजट से भारी उम्मीदें हैं। चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री के पिटारे से क्या निकलेगा, इसका सबको इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरी पारी के लिए चुनावी बजट का आकार बढ़ाया जा सकता है। समाज के युवा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ऐसे वर्गों को इस बजट से कैसे हम राहत दे सकते हैं, तो प्रमुख फोकस इस पर रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों ने जनता की कमर तोड़ रखी है। सरकार की तरफ से लगातार हो रहे वादों के बाद भी नतीजा सिफर है। ऐसे में आम जनता के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, जिसे लेकर लोग बजट से राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं। महंगाई तो कम करनी चाहिए सरकार को। हर चीज, पेट्रोल, डीजल, गैस, सब चीज में रेट बढ़ते जा रहा है। बिजली पर भी बढ़ोतरी हो रही है, तो आम जनता को बहुत परेशानी होगी। मूल्य वृद्धि हो चुकी है, महंगाई बेतरतीब बढ़ी हुई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो इस पे कुछ इस टाइप का बजट शामिल होना चाहिए जिसमें आम जन को लाभदायक हो। इतना ही नहीं, करों और महंगाई के दबाव के बीच सूबे के लोग इनकम टैक्स के स्लैब में भी बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार से इनकम टैक्स की छूट में काफी राहत दिए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते युवा वोट बैंक को देखते हुए बजट में युवाओं पर भी खास ध्यान रखा जा सकता है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने युवा विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप और टैबलेट मुहैया कराने की घोषणा की थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है उसे इस बजट में जरूर पूरा किया जाएगा। कई ऐसे हैं जो युवाओं को रोजगार प्रदान करें। हमारे यहाँ से उम्मीद है कि छात्राएं के लिए हित के लिए कार्य करेंगे। लैपटॉप और टैब बांटने की जो योजना है बहुत अच्छी योजना है।
ऐसे में ये देखना अहम होगा कि रमन सिंह इस बजट में हर वर्ग को कितनी राहत दे पाते हैं। तो चलिए, क्या उम्मीदें हैं, इस पर भी हमने नजर डाली है। इस बार 2013-14 का बजट कैसा होगा, छत्तीसगढ़ का एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस बजट पर हम अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हम बता दें, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के इस बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़े हैं, प्रोफेसर रमेश मंगल जी, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और इसके अलावा मार्केट एनालिस्ट, बाजार विशेषज्ञ शारदा निगम जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है खबर भारती पर इस चर्चा में। शुरुआत करते हैं हम राजीव रंजन जी से। राजीव जी, जाहिर तौर पर बजट जो पेश होगा उसको लेकर एक अनुमान लगाया जा रहा है, उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में जो पिछला बजट पेश हुआ था वो किस तरह का था, कितना डेवलपमेंट को फोकस किया गया था उस बजट को लेकर। देखिए, कुल मिलाकर के चूँकि उस समय सिर्फ चुनाव के 2 साल थे, तो उस हिसाब से एक चुनावी बजट, मतलब प्री चुनावी बजट कहा जा सकता था जो पिछला था, और ये जो है ये मूलतः चुनावी बजट होने जा रहा है। तो पिछले बार जिस प्रकार लैपटॉप और टैबलेट की बात जैसे आप लोगों ने अभी दिखाई, तो ये सारी चीज़ें तो थी ही, लेकिन ओवरऑल जो है वो ये है कि उन चीज़ों पे जो भी बजट में जो सारी चीज़ें आई उस पर अमल कितना हुआ, क्रियान्वयन कितना हुआ, ये देखने की बात है। और इसके बाद आगे का जो कल जो बजट आने वाला है, इसमें जो कहा जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र निकलने वाला है, कोई पिटारा खुलने वाला है, वो क्या पिटारा होगा वो कल देखा जाएगा। बिल्कुल, क्या होगा ये कल दिखेगा। रमेश जी के पास चलते हैं। रमेश जी, छत्तीसगढ़ की बात करें, छोटा प्रदेश है, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रदेश नहीं है, जनसंख्या भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कृषि पर आधारित है वहाँ की। अगर आर्थिक व्यवस्था को देखें तो बजट का आकार भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 37,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा का बजट था। तो उस हिसाब से अगर अनुमान लगाएं पिछले साल के बजट को देखकर, तो क्या लगता है कि कितना विकास पूरक हो सकता है ये बजट, कितना डेवलपमेंट पे फोकस होगा? जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था जी, तो अधिक समय हुआ नहीं है, और उस समय यह माना जाता था कि यह खनिज प्रधान जो वस्तुएं हैं वो सब छत्तीसगढ़ में हैं, तो छत्तीसगढ़ इस मामलों में आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाएगा। लेकिन इस बात पर आश्चर्य होता है कि आज भी लौह उड़ीसा से आता है। यदि ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर खनन के रूप में आती है, यदि वो बाहर से आयात होती है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं उसके दोहन के अंदर कमी है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ तो बिजली उत्पादक में मुख्य है, और उसके बाद भी बिजली महंगी है। आज भी 30 लाख आबादी इस प्रकार की है जो बिजली से तरस रही है। 75% भाग में बिजली है, 25% भाग में बिजली नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इसके लिए बजट के अंदर विशेष प्रयास किए जाए, जिसके बारे में अभी तक बहुत ध्यान नहीं दिया गया है। यह जरूर किया गया कि 200 करोड़ रुपए के सोलार की व्यवस्था की गई है, सोलार बजट, सोलार लैंप, तो लेकिन इससे काम चलता नहीं है और पुख्ता व्यवस्था की जरूरत है जी। तो यह चीज बहुत जरूरी है छत्तीसगढ़ के लेकिन रमेश जी ऐसा नहीं लगता कि चूंकि छत्तीसगढ़ जो है वहाँ ग्रामीण इलाके बहुत ज्यादा हैं, वन क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तो वहाँ शहरीकरण थोड़ा कम है। शायद यही वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो पाया हो। लेकिन जब बजट पेश करेंगे रमन सिंह, तो इस बात से भी उसका प्रभाव पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में रोजगार को अगर देखें तो देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में पाई गई है। कुछ और मामलों में देखें तो आर्थिक तौर पर भी सुदृढ़ हुआ है प्रदेश। तो आवश्यकता इस बात की है कि छत्तीसगढ़ के में अधोसंरचनात्मक जो कार्य है उस पर वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि वहाँ के आदिवासी बहुल लोगों को रोजगार मिल सके। और रोजगार वहाँ की मुख्य जरूरत है। रोजगार के अभाव में वहाँ के कई लोग आपराधिक की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए बजट के अंदर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अधोसंरचनात्मक विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल। चलिए शारदा जी का रुख करते हैं। शारदा जी, आप मार्केट एनालिस्ट हैं, आपको मार्केट पर पूरा अनुभव है कि क्या होता है बाजार में, क्या स्थिति होती है, बजट पर, बजट का क्या असर पड़ता है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, कितना बड़ा बाजार आप देखती हैं, और बजट जो पिछले साल जो पेश किया था रमन सिंह ने, वो बाजार को कितना ध्यान में रखा गया था?
छत्तीसगढ़ में बाजार को देखते हुए तो इस तरह से लगता है कि जो जो यहाँ पर जो योजनाएं जो चल रही है और जो उत्साह जो होता है पब्लिक का कि भाई हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन बजट के हिसाब से हम उसके आगे नहीं जा सकते हैं। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा इस पे जब तक सरकार हम लोगों को इन सब चीज़ों को सस्ता मुहैया ना कराए। जी। और क्या लगता है आपको, किस चीज पर रमन सिंह अगर फोकस, कौन सा सेक्टर होगा जिस पर आप उम्मीद करेंगे कि रमन सिंह सबसे ज्यादा अगर फोकस करते हैं तो उससे मार्केट बहुत सुधरेगा, छत्तीसगढ़ का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। आर्थिक स्थिति हमारी तभी सुधर पाएगी जब यहाँ पे हमारा बहुत आईटी सेक्टर को लाया जाए छत्तीसगढ़ में, और जो शिक्षा के ऊपर जो आधुनिक जो शिक्षाएं हैं और उसके लिए जो हमको इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हम बाहर जाके लाते हैं, इसको यदि यहाँ पे मुहैया कराई जाए तो हमारा इसमें आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होगी। और बिल्कुल, तो यानी उच्च शिक्षा पर आपका फोकस है कि रमन सिंह अगर उच्च शिक्षा पर जोर देते हैं तो जाहिर तौर पर बजट का जो है वो फायदा होगा। अगर उच्च शिक्षा पर रमन सिंह ज्यादा खर्च करते हैं तो एक बार फिर से हम राजीव जी के पास चलते हैं। राजीव जी, अभी जो कुछ कहा रमेश जी ने बाजार को लेकर कि मार्केट पर पूरा फोकस करना होगा रमन सिंह को, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है छोटा राज्य है, बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे वहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है बड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक छोटे बजट में रमन सिंह ने संतुलन अब तक बनाकर रखा है प्रदेश में, और शायद यही वजह है कि घाटा बहुत ज़्यादा नहीं है, राजकोषीय घाटा। देखिए, ये तो सही है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य है और छत्तीसगढ़ का या किसी भी राज्य का बजट उतना ज़्यादा असर नहीं करता ओवरऑल वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की आर्थिक स्थितियों पर, क्योंकि उसका कई परसेंट जो है, लगभग 7% ही असर करता है। बाकी चीज़ें जो हैं वो केंद्र से डोनेट होती हैं। तो वैसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि जैसे सड़क है, मतलब मूलभूत सुविधाएं जो हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये जो है जल जंगल जमीन की जो बात है, ये सारी चीज़ें, अगर इन सारी चीज़ों को जोड़ा जाए तो ये देखा जाए कि कुल मिलाकर के पिछले ये 10वां साल है, आखिरी साल है चुनाव से पहले का। और इससे पहले जितने बजट आए वो कुछ ना कुछ, जैसे इससे पहले का जो पीरियड था, जो 5 साल का था समय, उस समय ये चाउर वाले बाबा के रूप में वहाँ विख्यात हुए छत्तीसगढ़ में, और काफ़ी शोहरत पाई, और 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये तक पूरे देश में आज चावल गेहूं का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो वैसे वो सारी चीज़ें, देखिए होता क्या है कि चुनाव से पहले आपको कुछ ना कुछ ऐसा पिटारा खोलना पड़ेगा जिससे जनता के लिए लोक लुभावन बजट जिसको कहते हैं वो आए। अभी कुछ जैसे रमेश जी कह रहे थे कुछ देर पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए हैं रमन सिंह, लेकिन एक बार आंकड़ों पर अगर हम ध्यान दें, रमेश जी आप भी गौर करिएगा, राजीव जी आपको भी बताएं कि रमन सिंह ने पिछले बजट की आप तुलना करें तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना, इसके लिए लगभग 750 करोड़ रुपए दिए थे। ग्राम गौरव पथ योजना के लिए भी 250 करोड़ दिए थे। 161 ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर भी 300 करोड़, नगरीय निकाय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 600 करोड़। तो बजट जितना है 37,000 करोड़ का, उसमें काफी कुछ दिया भी है उन्होंने। इसलिए शायद राजीव जी ये कहना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया था, शायद पूरी तरह से ठीक भी नहीं होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हुआ था और होना भी चाहिए, लेकिन चूंकि ये एक चुनावी बजट है, इसमें किसी न किसी प्रकार से सरकार ये चाहेगी, रमन सिंह ये चाहेंगे कि एक लोक लुभावन बजट हो, जिससे आने वाले जो 6-8 महीने बाद जो चुनाव होना है उसमें वहाँ की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को ये लगे कि हाँ, ये मुख्यमंत्री हमारे हैं और हमारे लिए सोचते हैं। देखिए, जो
अगर पिछले साल के बजट की बात जी। करें हम, तो एक योजना आई थी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। बिल्कुल, उस योजना का क्रियान्वयन कितना हुआ ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन वह एक अच्छी योजना थी जिसके आधार पर यह कहा जा सकता था कि हाँ, ये एक आम जनता के बीच, जो बीपीएल कोटे के लोग हैं उनके बीच मुख्यमंत्री की एक अच्छी पैठ हो सकती है। तो उसी ढंग से ये भी नहीं, लेकिन ये जो योजना होगी, ये जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य बीमा योजना हो या फिर गरीबों के लिए अगर राहत की कोई बात हो, पैकेज हो, तो ये सब ऐसी योजनाएं हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। मुख्यमंत्री को सिर्फ लोक लुभावन घोषणाओं के साथ साथ इस पर भी फोकस करना पड़ेगा कि उस सेक्टर पर ध्यान दे जहां से मुनाफा हो सरकार को कुछ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप अभिषेक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, चुनावी मौसम की बात कर रहे हैं और इस बात पर गौर करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह चुनावी मौसम है। चुनावी साल का जो बजट है, छत्तीसगढ़ सरकार इस बार के बजट में कुछ ज्यादा देकर सूबे की जनता को लुभाने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में बजट के लोक लुभावन होने की पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री रमन सिंह अपना 10वां बजट पेश करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि चुनावी साल होने की वजह से ये बजट कई मायनों में खास होगा। रमन सरकार का पिछला बजट करीब 37,000 करोड़ रुपए का था। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चुनावी संग्राम को देखते हुए इसे बढ़ाया जा सकता है। इस बजट में सरकार सत्ता में काबिज रहने के लिए हर वर्ग को खुश करने की कोशिश करेगी। सरकार 2008 विधानसभा चुनाव के चुनावी घोषणा पत्र के वादों को हकीकत में बदलने की पूरी कोशिश करेगी। युवा वोट बैंक को देखते हुए लाजमी है कि बजट में युवाओं पर भी खासा फोकस रहेगा। सरकार शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नई घोषणाएं कर सकती है। मसलन सरकार ने युवा विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप और टैबलेट देने की जो घोषणा की थी, उसे इस बार पूरा करने की कोशिश करेगी। साथ ही आदिवासी स्कूली बच्चों के लिए सोलर स्टडी कैंप के आदे पर भी सरकार कुछ ऐलान कर सकती है। सरकार प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखने, युवाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें छत्तीसगढ़ के बाहर भ्रमण कराने की स्कीम पर भी प्रावधान ला सकती है। युवाओं को रिझाने के साथ ही रमन सिंह किसानों पर मरहम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। यही वजह है कि इस बजट में सरकार खेती-बाड़ी को खास तवज्जो दे रही है और माना जा रहा है कि कृषि बजट का आकार बढ़ाया जा सकता है। साथ ही लंबे समय से नाराज चल रहे शिक्षा कर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मनाकर सरकार अपने पक्ष में करना चाहेगी। अब जब जोशीले युवाओं का साथ और किसानों शिक्षकों का हाथ सरकार चाहेगी, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेने की भी पूरी कोशिश जरूर करेगी। इसके लिए सीनियर सिटीजन्स को भी सरकार ध्यान में रखेगी। माना जा रहा है कि सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए बजट में बड़ा प्रावधान ला सकती है। खुद सौगातों का पिटारा थामे रमन सिंह इस हैट्रिक की ट्रिक में कितना कामयाब होंगे, ये बजट के बाद ही पता चलेगा। खबर भारती के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, तो ये तय है कि चुनावी साल है, चुनावी बजट होगा। रमन सिंह निश्चित तौर पर जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे और पहले से ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं जो कि लोक लुभावन हैं, जिससे रमन सिंह की छवि भी एक दरिया दिल मुख्यमंत्री की बनी भी है। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, रायपुर से हमारी संवाददाता प्रियंका कौशल जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। प्रियंका, पिछले साल की बजट से हम तुलना कर रहे हैं कि इस साल जो बजट होगा वो कैसा हो सकता है। अगर पिछले साल की बात करें तो कितनी संतुष्टि मिली थी लोगों को बजट से? किस सेक्टर पे रमन सिंह का फोकस जो था वो सबसे ज्यादा दिखा था? अभिषेक, पिछले बजट की अगर हम बात करें तो कृषि सेक्टर पे रमन सिंह का फोकस सबसे ज्यादा रहा था। करीबन 37,573 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था सरकार ने और 17% जो राशि थी इस बजट की वो अलग से कृषि बजट के रूप में उस प्रावधान कृषि के लिए किया गया था। किसानों को बहुत सारी राहत रमन सिंह ने देने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले कि पिछला बजट जो था वो कृषि आधारित बजट था, अलग से कृषि बजट पेश किया गया था और कुल बजट का 17% जो राशि थी वो कृषि बजट के लिए तय की गई थी किसानों को राहत देने के लिए। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज ये थी, जैसा कि अभी चर्चा भी हो रही थी, कि हर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी रमन सिंह ने लॉन्च की थी। एक बड़ी योजना ये थी। इसके अलावा 30,000 तक का इलाज मुफ्त दिया गया था। अब जो गरीब लोग हैं, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण लोग हो, लेकिन उन्हें मुफ्त सस्ता इलाज देने के लिए, मुफ्त इलाज देने के लिए 30,000 रुपए तक की राशि का प्रावधान प्रति साल किया गया था। अभिषेक, तमाम सारे फोकस सरकार के थे। इसके अलावा करों में रियायत भी सरकार ने दी थी। और कहीं ना कहीं अगर हम ये मान के चल रहे कि जो ये बजट है चुनाव बजट है, तो मेरा ये कहना था कि पिछला बजट ही चुनावी बजट लग रहा था, क्योंकि उस वक्त करों में रियायत देने की कोशिश रमन सरकार ने उद्योगपतियों को भी दी थी। आयरन और कोयले की बात करें तो उसके प्रवेश कर पर जो 1% जो कर लगता था प्रवेश कर, उसको घटाकर 0.5% कर दिया गया था। लेकिन
प्रियंका, इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि रमन सरकार ने जो पिछली बार घोषणाएं की थी, उनमें कितनी घोषणाएं थी जो वाकई सरकार को फायदा पहुंचा रही थी। क्योंकि यहां सिर्फ लोक लुभावन, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा योजना पर अभी हम बात भी कर रहे थे कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ जनता के हित के लिए देना पड़ता है, क्योंकि वहां सरकार की छवि का सवाल होता है कि सरकार कितनी हमदर्द है लोगों के लिए। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो सरकार को विकास देती हैं, सरकार को रफ्तार देती है और मुनाफा देती हैं। तो इसमें संतुलन कितना बना पाए थे रमन सिंह? देखिए, दो बातें अभिषेक। एक तो ये कि लोक लुभावन योजना की जो बार बार बात की जा रही है, तो ये योजना सरकार को बहुत ज्यादा फायदा लोक लुभावन योजनाएं कभी देती नहीं है। अलग से उल्टा बजट का भार सरकार पर बढ़ता है। जैसे पिछले बजट में धान पर प्रति क्विंटल धान पे 50 रुपए बोनस सरकार ने देने का वादा किया था, बजट में प्रावधान किया गया था और बाकायदा उस बोनस का भुगतान किसानों को किया गया। 1% पर लोन देने की बात की थी, 1% ब्याज पर लोन देने की बात की गई थी किसानों को, तो वो ब्याज भी लगातार सरकार दे रही है। साथ ही साथ जो राज्य के कर्मचारी थे उनको केंद्रीय कर्मचारियों के समान 65% महंगाई भत्ता देने की बात भी बजट में की गई थी, प्रावधान किया गया था राशि का। तो वो तमाम सारी चीजें प्रावधान की गई थी। ये लोक लुभावन प्रावधान थे जिस पर सरकार पर भार बढ़ा। लेकिन हम रेवेन्यू बढ़ाने की अगर बात करें तो इस तरह के प्रावधान सरकार ने पिछले बजट में भी नहीं किए थे। जैसा कि मैंने कहा, कई जगह करों में रियायत दी थी, कई सारी वस्तुओं को कर मुक्त किया गया था, चाहे वो लालटेन और थैलेसीमिया मरीजों की जो दवाएं थी, निःशक्तजनों के लिए जो मोटर वाहन थे, जो प्रदेश के बाहर से खरीदे जाने वाले वाहन थे, बहुत सारे फ्लाई एश थी, जो फ्लाई एश की ब्रिक्स बनती है, ओलो ब्रिक्स थी, सबको कर मुक्त कर दिया गया था। बैटरी के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को कर मुक्त किया गया था। बिल्कुल प्रियंका, आप हमारे साथ बनी रहें। हम रमेश जी के पास चलते हैं एक बार। रमेश जी, अभी प्रियंका से जो हम बात कर रहे हैं, प्रियंका ने पूरा विस्तार से बताया कि पिछले साल के बजट में क्या था। सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था। सरकार का पूरा ध्यान इस बात को लेकर था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ देना है। तो क्या उसको अगर देखकर चलें तो पिछले साल जब कर का बोझ नहीं बढ़ाया गया, पिछले साल जब रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश नहीं गई, तो लगता है कि इस साल संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं भी नहीं, क्योंकि इलेक्शन का वक्त है, सरकार कड़ा कदम तो नहीं उठा सकती। मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी कोई नया कर तो लगाएंगे नहीं, लेकिन राजस्व प्राप्ति के लिए जो मौजूदा उनके पास उपाय हैं जी, ये मौजूदा प्रावधान है, उसी का उनको सहारा लेना पड़ेगा जी। मूल बात यहाँ पर यह है कि यदि हम राजस्व प्राप्ति बजट घाटे की बात करते हैं तो साथ में यह भी देखने की जरूरत होती है कि राज्य शासन अपने खर्चे किस प्रकार से कर रही है। दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक योजनागत और गैर योजनागत। हमको यह देखना पड़ेगा कि गैर योजनागत और योजनागत खर्चों का अनुपात क्या है। यदि गैर योजनागत खर्चे 60% होंगे और योजनागत खर्चे 40% होंगे तो राज्य का संतुलन नहीं होगा। यदि अधिक पैसा वेतन भत्तों पर खर्च होगा तो राज्य का संतुलन नहीं होगा। राज्य को, क्योंकि राज्य का बजट जो होता है, राज्य के जो प्रावधान होते हैं उसमें शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है, कृषि होती है। बिल्कुल, तो इसके लिए बिल्कुल आपने जो इशारा किया वो ठीक, आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, यही राजीव जी से भी हम इस पर सलाह ले लेते हैं। राजीव जी, शायद इसको अगर इशारों में कहें या दूसरे टर्म्स में कहें तो जैसे बैंक में एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तो बैंकों का कर्ज डूबने लगता है। शायद कुछ लोक लुभावन योजनाएं जो हैं, जो जनता के हित के लिए शुरू की जाती हैं, सिर्फ उन पर फोकस करने से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। बिल्कुल सही है, ये तो होता ही है। लेकिन देखिए क्या है, जब चुनाव के 2 साल बचे हों तो बजट के हिसाब से ही, चुनाव के हिसाब से ही बजट तैयार किया जाता है। ये कड़वा सच है और हमेशा होता आया है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि सरकार के ऊपर एक बोझ तो बढ़ता ही है, कर्ज का बोझ बढ़ता है। क्योंकि आप जैसा प्रियंका बता भी रही थी कि पिछला जो बजट था, सही मायने में पिछला बजट ही चुनावी बजट था ये, क्योंकि इस बजट के बाद अब सरकार के पास ज़्यादा काम करने का समय नहीं रहेगा। तो इसलिए पिछले बजट में अगर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके अलावा लैपटॉप और टैबलेट बांटने की योजना, 30,000 रुपए तक की बीमा, ये तमाम चीज़ें जो थी वो चीज़ें ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। अब जो है, जो अभी केंद्र से लेकर के राज्य तक जिस प्रकार की दिक्कतें हैं, जिस प्रकार महंगाई की बात आ रही है, भ्रष्टाचार की बात आ रही है, खासकर महंगाई, और जिसमें सिलेंडर की मैं बात करूंगा, एलपीजी की बात मैं करूंगा,
उस पर जो वैट आज छत्तीसगढ़ में 26% है, हो सकता है कि उसको भी कम करने की बात रमन सिंह करें। हो सकता है कि ऐसे और भी कई वैट कम किए जाएं। देखा है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि उसका असर पड़ा है, वैट कम किया गया है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि धान खरीदी पे जो बोनस की बात जो पिछले साल 50 रुपए थी, हो सकता है कि ये बोनस इस बार 100 रुपए कर दिए जाए, 110 रुपए कर दिए जाए। तो ये जो है ये लोक लुभावन में आएगा। और दूसरी साथ साथ बोझ, तो जिस बोझ की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, रमेश जी भी कर रहे हैं, वो बोझ बढ़ना है। वो लेकिन क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं राजीव जी की भले ही वो एक पॉपुलिस्ट बजट हो, लोक लुभावन घोषणाएं की हो रमन सिंह ने, लेकिन उसका फायदा भी मिला है। प्रदेश जो है वो लगातार पिछले, अगर हम एक वित्त वर्ष की बात करें पिछले साल की, तो रमन सरकार ने यह करके दिखाया है कि प्रदेश अपने आप में तरक्की की दिशा में बढ़ा है। देखिए, जैसा कि अभी हमने कहा कि बेरोजगारी दर देश में सबसे कम छत्तीसगढ़ में निकल कर आया है। बिल्कुल सही बात है। न सिर्फ बेरोजगारी, शिक्षा में भी छत्तीसगढ़ में शिक्षा का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो भी बढ़ा है। तो तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है न, और बेरोजगारी, शिक्षा और रोजगार, उसके अलावा औद्योगिक विकास भी हुआ है, ये भी कह सकते हैं हम कि औद्योगिक और कृषि का रकबा भी बढ़ा है। चलिए इस जिस औद्योगिक विकास की आप बात की, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज पर विशेष तौर पर फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो डेवलपमेंट की दिशा में हैं, डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कहीं शायद वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में पिछड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की क्या हालत है, इस पर हम बात करेंगे। प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक।